हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीए टॉपर्स पर। और आज की इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूं पाठ्यक्रम के तहत भाषा यानी कि लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लक्ष्मी पब्लिकेशन की किताब से मैं आपको करवाऊँगी, क्योंकि बीएड करने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन किताबों को पढ़ते हैं। ठीक है, बस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाते जा रहे हैं जी। तो ये आपकी बुक का पेज नंबर है 220 और यहाँ पर आपको ये दे रखा है भाषा की शैली स्वराघात पंजिका के प्रति अनुक्रिया। ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्ड टू स्टाइल टोन रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है, रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा आपको बताते हैं। देखिए, भाषा शैली स्वराघात तथा भाषा पंजिका के प्रति अनुक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रिस्पॉन्ड टू स्टाइल टोन रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें तीन चीज़ें आपकी हैं। पहला है भाषा शैली, स्वराघात और भाषा पंजिका, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भाषा शैली क्या है। भाषा शैली स्वराघात भाषा पंजिका के प्रति अनुक्रिया का अर्थ है भाषा शैली स्वराघात भाषा पंजिका को समझना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना। ठीक है, 3-4 वर्ड आप याद रखेंगे। समझना यानी कि अंडरस्टैंड करना, विश्लेषण यानी कि एनालाइज करना, संश्लेषण करना यानी कि सिंथेसिस, उसके बाद है यहाँ पर व्याख्या करना यानी कि इंटरप्रेट करना। ठीक है, आई रिपीट, भाषा शैली स्वराघात तथा भाषा पंजिका के प्रति अनुक्रिया का अर्थ है भाषा शैली स्वराघात तथा भाषा पंजिका को समझना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और उसकी व्याख्या करना। अर्थ आपको याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुक्रिया अधिगम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करना। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो रिस्पॉन्स करते हैं, उसी से तो हमें पता लगता है ना कि बच्चा समझ पा रहा है जो हम उसको पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं अनुक्रिया जो है वो अधिगम यानी कि सीखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, शैली को अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं। इसका अर्थ है कार्यविधि। भाषा शब्द भंडार से बनती है, लेकिन शब्दों के प्रयोग की, वाक्यों की रचना की, वाक्यांशों की योजना की विधियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग भाषा शैली होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में कई सारे स्टेट हैं। ठीक है, आप नॉर्थ साइड में जाएंगे, वहाँ पर भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनकी भाषा कुछ अलग होगी। साउथ में चले जाएंगे, वहाँ की भाषा अलग होगी। ठीक है, नॉर्थ में ही कई सारे राज्य आप देख लीजिए, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, गुजरात। तो तीनों राज्य की भाषा में कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिलता है। हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। ठीक है, दिल्ली में हिंदी बोली जाती है, पंजाबी भी बोली जाती है, हरियाणवी भी बोली जाती है। तो मिली जुली भाषा है और हर भाषा की अपनी एक शैली होती है, एक स्टाइल होता है बोलने का। ठीक है, वाक्यों का प्रयोग, वाक्यों की रचना किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें आती है आपकी भाषा शैली यानी कि लैंग्वेज स्टाइल में। आया समझ? आगे बढ़े। वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर करते जाइएगा। अगला पेज है आपका 221, रीड करेंगे। भाषा व्यवहार में शैली का महत्व रहता है। हिंदी भाषा में अनेक प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फलतः प्रत्येक साहित्यकार की अपनी एक भाषा शैली होती है। साहित्यकार यानी कि लिटरेचर जो होता है, हम हिंदी भाषा का लिटरेचर पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा का लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हर जो साहित्यकार होता है उसकी रचना अपने आप में अलग है। ठीक है, यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं आपसे। कुछ लेखक सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा व्यवहार में प्राय वर्णात्मक, अलंकृत, भावात्मक, विवेचनात्मक और संवादात्मक आदि विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम भाषा की कुछ शैलियाँ देख लेते हैं जो कि आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन बन रहा है उसमें मेनली आपसे पूछा ही गया है भाषा शैली के बारे में। तो पहली यहाँ पर शैली है अलंकृत शैली। ठीक है, अलंकृत शैली यानी कि एक तरीके से वाक्य को, अपने शब्दों को, अनुच्छेद को सजा देना। सजाते कैसे? अलंकारों से अलंकृत कर देना। सुस्वागतम, हमारी कुटिया में आपके चरण कमल पड़े, हम तो धन्य हो गए। तो ये कौन सी शैली है भाषा की? अलंकृत शैली। उर्दू शैली देख लेते हैं। खुशामदीद हुजूर, इस खाकसार के गरीब खाने पर खुद तशरीफ़ लाए। ठीक है, ये उर्दू शैली होगी। पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कौन सी संस्कृत शैली है, कौन सी उर्दू शैली है। इसके बाद यहाँ पर वर्णात्मक शैली, नाम से ही पता लग रहा है इसमें चीज़ों का वर्णन किया जाता है। जैसे किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। ठीक है, वर्णन किया जा रहा है किसी चीज़ का। इसके बाद है संस्कृत निष्ठ शैली, वार्षिकोत्सव में अतिथियों का स्वागत कीजिए। तो इस प्रकार की शैली के आधार पर भाषा के व्यवहार में विशेषता उत्पन्न हो जाती है। तो मेनली आपको ये 3-4 तरह की भाषा शैली को याद रखना है। अलंकृत शैली, उर्दू शैली, वर्णात्मक शैली और संस्कृतनिष्ठ शैली। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं
क्वेश्चन के दूसरे ही पार्ट पर। ये देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया अभी तक भाषा शैली, अब हम बात करेंगे स्वराघात पर। तो स्वराघात क्या होता है बताएंगे आपको। स्वराघात यानी कि टोन। रीड करते हैं। सुर स्वर, सुर या स्वराघात का संबंध केवल स्वरतंत्रियों से होता है, ठीक है। और स्वर क्या है, घोष ध्वनियों से रिलेटेड है, समझाती हूँ आपको। तनी हुई संक्रिय स्वरतंत्रियों से प्रश्वास वायु घर्षण के साथ वेग से निकलती है तो अधिक कंपन वृत्तियाँ उत्पन्न करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि स्वर का संबंध केवल घोष ध्वनियों से है, अघोष ध्वनियों से नहीं, ठीक है। देखिए घोष और अघोष ध्वनियाँ कौन सी है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो स्वरों का संबंध जो है वो घोष ध्वनियों से है, अघोष ध्वनियों से नहीं है, क्योंकि अघोष ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता, ठीक है। स्वर तंत्रियों की कंपन वृत्तियाँ जितनी अधिक होगी स्वर उतना ही उच्च और तीव्र होगा। तनी हुई संक्रिय स्वर तंत्रियाँ सुर में आरोह उत्पन्न करती हैं, लेकिन शिथिल स्वर तंत्रियाँ अवरोह उत्पन्न करती हैं। आरोह का अर्थ है उच्च और तीव्र और अवरोह का अर्थ है शिथिल यानी कि नीचा सुर। तो यही होता है स्वराघात, ठीक है। दो तरीके से होता है और स्वरों का संबंध जो है घोष ध्वनियों से होता है, अघोष ध्वनियों से नहीं होता। यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आगे पढ़ते हैं इसमें। यही नहीं, वक्ता यानी बोलने वाला की मानसिकता भी सुर के आरोह अवरोह को अवश्य प्रभावित करती हैं, ठीक है। अगर आप उत्तेजित हैं, आप गुस्से में हैं, तो आप साधारण सी बातों को भी तीव्र गति से बोलेंगे, ठीक है, गुस्से के साथ बोलेंगे, तो प्रभावित करती है वक्ता की मानसिकता भी। क्रोध तथा प्रसन्नता की स्थिति में स्वर तंत्रियों में तनाव उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, और सुर में आरोह आ जाता है, परंतु सहज सामान्य और मनोदशा में स्वर में अवरोह आ जाता है। आरोह का चिन्ह है ऊपर की तरफ जाता है सुर, और अवरोह का चिन्ह है नीचे की तरफ जाता है सुर। समझ में आ रहा तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसको। संगीतात्मक आरोह अवरोह से अभिव्यक्ति में नाटकीयता उत्पन्न होती है, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम नाटक देखने के लिए जाते हैं, नाटक जो थिएटर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, रामलीला ही आपने देखी होगी, उसमें डायलॉग्स को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में जैसे आप हम बोलते हैं वैसे नहीं बोला जाता, इस तरीके से बोला जाता है कि देखने वाले को समझ में आए, वो आसानी से चीज़ों को समझ जाए, ठीक है। इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वराघात का बहुत अधिक महत्व होता है भाषा में। आरोह का मतलब है ऊपर की तरफ जाती है वॉइस, उच्चारण जो है अधिक होता है, ऊंची आवाज़ होती है। और अवरोह का मतलब है नॉर्मल आवाज़ में, ठीक है। तो भारतीय विद्वानों से ने स्वर के 3 भेद किए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो बताएंगे आपको उदात्त स्वर क्या होते हैं। पहले यहाँ से रीड करेंगे। ये वर्गीकरण ग्रीक वर्गीकरण से मिलता जुलता है। आधुनिक वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक इसे उच्च, निम्न और मध्य के रूप में वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो इस भाषा में आपको समझ में आएगा। देखिए उदात्त क्या है, ऊंचा। उदात्त का अर्थ है ऊंचा या श्रेष्ठ। उच्च स्वर को ही उदात्त कहते हैं। ये वक्ता की मनोदशा, भावावेग पर निर्भर करता है, साथ ही उसकी स्वरतंत्रियों पर भी निर्भर करता है। बच्चों और महिलाओं की स्वरतंत्रियाँ आकार में छोटी तथा अधिक तनावदार होती हैं, इसलिए पुरुषों की अपेक्षा बच्चों और नारियों का स्वर ऊंचा होता है और उसमें कल्पना वृत्ति विदित होती है। महर्षि पतंजलि ने उदात्त के लिए 3 तत्व बताए हैं, ठीक है। 3 तत्वों को मूल कारण माना है। क्या क्या है? स्वरतंत्री का कसाव, स्वरतंत्री में संकुचन और ध्वनि का आरोह। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है आपको बताती हूँ मैं। देखिए स्वर शैली में हमने भाषा शैली में हमने 4 प्रकार की शैलियाँ पढ़ी हैं। अलंकृत शैली, उर्दू शैली, वर्णात्मक शैली और संस्कृतनिष्ठ शैली, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। स्वराघात के बारे में हमने जाना, ठीक है। ऊंचा और ये नीचा होता है। स्वरों का संबंध घोष ध्वनियों से होता है और इसका चिन्ह आप बता देंगे। आरोह अवरोह का क्या मतलब होता है स्वर के। इसके अलावा यहाँ पर स्वराघात को 3 भागों में बांटा गया है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। दूसरी भाषा में कहें, आसान भाषा में इसको कहें तो हम इसको कह सकते हैं उच्च, निम्न और मध्य, 3 रूपों में बांटा है। उदात्त स्वर का मतलब होता है ऊंचा स्वर, ठीक है। और उदात्त स्वर के लिए 3 चीज़ें जो हैं वो कारण होती है। महर्षि पतंजलि ने बताया था, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अनुदात्त स्वर क्या होता है? अनुदात्त स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है जो उदात्त ना हो, यानी जो ऊंचा ना हो। पाणिनि के अनुसार निश्चेदुदात्त यानी कि
निम्न स्वर उदात्त हैं, अनुदात्त हैं। आया समझ? उदात्त ऊंचा, अनुदात्त नीचा स्वर। तो स्वर तंत्रियों में अपेक्षाकृत कम तनाव के कारण जब ध्वनियों का उच्चारण करते समय कम कंपन वृत्ति होती है, यानी कि कंपन कम होता है, तो उसे हम कहते हैं अनुदात्त स्वर है वो। इसे सुरवरोही और निम्न सुराघात भी कहते हैं, नाम याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा प्रकार, वो है स्वरित सुर। तो स्वरित सुर किसे कहते हैं? सुर की समदशा को हम स्वरित कहते हैं। स्वरित में सुर ना तो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, उदात्त होता है, और ना ही अनुदात्त होता है, बल्कि इसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों के गुणों का सामंजस्य रहता है। आ रहा है समझ? स्वरित सुर क्या होगा? ना उदात्त होगा, ना ऊंचा होगा, ना नीचा होगा। इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसमें आरोह अवरोह का भी स्वाभाविक सामंजस्य होता है। इसमें आरोह भी होता है और अवरोह भी होता है। ठीक है, आ रहा है समझ? आगे रीड करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 222 पेज नंबर है आपका। आरोह अवरोह के क्रम को सुर लहर भी कहते हैं। सुर केवल घोष ध्वनियों में ही होता है, परंतु अघोष ध्वनियों में अवरोह के रूप में रहता है और उसके प्रभाव में नाटकीय वृद्धि करता है। प्राय संस्कृत, हिंदी आदि संगीतात्मक भाषाओं में घोष ध्वनियों की व्याख्या अघोष ध्वनियों से 4 गुना अधिक होती है। ठीक है, ये देख लेंगे आप। और यहाँ पे उदाहरण आपको दे रखा है। वाक्य स्तर पर सुर लहर या अनुतान के अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि तुम जंगल में प्रवेश कर सकते हो। अनुमति या स्वीकृति है इसमें। ठीक है, तुम जंगल में प्रवेश कर सकते हो, चिन्ह लगते ही पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। तुम जंगल में प्रवेश करते हो, इसमें हलंत लगा है, तो ये हो जाएगा आपका विस्मय। ठीक है, तो ये था स्वराघात और इसके प्रकार। 3 प्रकार हमने पढ़े, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित सुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। यहाँ पे भाषा पंजिका किसे कहा जाता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस में आया हुआ है, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। कोई भी दिक्कत हो, कन्फ्यूज़न हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, उसके बाद भी और लेकर आऊँगी। और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है इसी सब्जेक्ट का, तो देख लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए रीड करना शुरू करते हैं। भाषा पंजिका यानी कि रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा पंजिका 5 प्रकार की होती है। प्रत्येक भाषा पंजिका का स्तर अलग अलग होता है। उपयुक्त भाषा पंजिका दर्शकों पर निर्भर करती है, जैसे कौन, ठीक है, यानी हु, विषय, सब्जेक्ट, क्या, उद्देश्य, क्यों और स्थान, कहाँ, आप आदि पर पहलू और स्थिति में सफलता के आनंद के लिए भाषा पंजिकाओं का उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। भाषा पंजिका के प्रकार निम्नलिखित है, समझ लेते हैं। सांख्यिकी पंजिका क्या है? संचार की सांख्यिकी पंजिका की शैली को कभी नहीं बदला जा सकता। यह समय और सामग्री में स्थिर है, जैसे भगवान की प्रार्थना, निष्ठा की शपथ, अमेरिका का संविधान, कानून की प्रस्तावना आदि। ठीक है, इस प्रकार इस शैली में जो कुछ भी सूत्र बना दिए जाते हैं वही प्रकार रहते हैं, यानी जो है जैसा है वो वैसा ही रहता है इसमें। इसे कहा जाता है सांख्यिकी पंजिका। औपचारिक पंजिका जान लेते हैं। इस पंजिका को भाषा सेटिंग में प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पंजिका का प्रयोग भाषा में आमतौर पर किया जाता है। औपचारिक पंजिका का सामान्य प्रारूप आमतौर पर औपचारिक और अव्यक्तित्व है। इस पंजिका के लिए आम प्रारूप भाषण, जैसे कि बयानबाजी करना, उपदेश देना, सवालों और भाषण न्यायाधीशों द्वारा की गई घोषणाएं होती हैं। ठीक है, औपचारिक होगी, इसमें चीज़ें फॉर्मल होगी पूरी तरीके से। आगे पढ़ते हैं। तीसरा प्रकार भाषा पंजिका का परामर्शदाता पंजिका। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें परामर्श दिया जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, कंसल्ट किया जाता है किसी को। तो परामर्शदाता पंजिका का एक मानक रूप है, जिसे उपयोगकर्ता संचार के माध्यम से पारस्परिक रूप से स्वीकार करता है। इस पंजिका की संरचना औपचारिक तथा सामाजिक अपेक्षाएं भी रखता है। इस भाषण का उपयोगकर्ताओं के साथ पेशेवर प्रवचन प्रयोग किया जाता है, जैसे अजनबियों से मिलने डॉक्टर के मरीजों के पास पहुंचता है। ठीक है, ये भी एक तरीके से क्या है, परामर्शदाता पंजिका है। इसके अलावा है मरीजों की ज़िंदगी बचाता है वो, तब अजनबी मरीजों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस प्रकार की वकील और मुजरिम, शिक्षक और छात्र, ये सभी क्या हैं, इसके उदाहरण हैं। लिख देंगे आप। दोबारा से भी रिवाइज़ करवाऊंगी मैं इसको। 4th है यहाँ पर आरामदायक पंजिका। इस पंजिका का प्रयोग अपने दोस्तों व साथियों के साथ अनौपचारिक रूप से किया जाता है। आरामदायक पंजिका में कष्ट बोली और शब्दों पर सामान्य प्रयोग होता है। आरामदायक पंजिका में समूह भाषा का सदस्य संलग्न होना चाहिए, जैसे कि टीम, साथियों, ईमेल, चैट, ब्लॉग्स और दोस्तों के लिए पत्र लिखे जाते हैं। 5वां इसका प्रकार है
अंतरंग पंजिका, इंटीमेट रजिस्टर। इस पंजिका का संचार निजी होता है, प्राइवेट होता है, जो लगभग सभी परिवार के सदस्यों या अंतरंग लोगों के लिए आरक्षित होता है, जैसे कि प्रेमिका प्रेमिका से, पति का पत्नी से, भाई का बहन से, माता का पिता से और बच्चों के लिए इस पंजिका का प्रयोग भाषा के नियमों के द्वारा किया जाता है तथा यह आमतौर पर आक्रामक रूप से अनुचित माना जाता है। आ रहा समझ? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा आज। क्वेश्चन था हमारा भाषा शैली, स्वराघात और भाषा पंजिका से रिलेटेड। सबसे पहले हमने बताया भाषा शैली क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्या करते हैं हम। भाषा शैली कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। अलंकृत शैली, उर्दू शैली, वर्णात्मक शैली और संस्कृतनिष्ठ शैली। स्वराघात के बारे में हमने जाना, ठीक है, स्वर से संबंधित होता है और स्वरों का संबंध घोष ध्वनियों से है। इसके प्रकार हमने देखे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त यानी ऊंचा, अनुदात्त यानी नीचा और स्वरित होता है जिसमें दोनों के गुण पाए जाएं। आया समझ? उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा भाषा पंजिका के बारे में। भाषा पंजिका में 5 प्रकार की पंजिका पढ़ी। सांख्यिकी पंजिका, औपचारिक पंजिका, परामर्शदाता पंजिका, आरामदायक पंजिका और अंतरंग पंजिका यानी कि इंटीमेट रजिस्टर। तो ये था आज का हमारा वीडियो भाषा शैली, स्वराघात और पंजिका के प्रति अनुक्रिया पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या कराएंगे वो आपको बता देती हूँ, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप कर लीजिए, ठीक है। और आप चाहें तो हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एसएस स्टडी को। अगर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आप कभी भी देख रहे हैं 2023 में, 24 में, 25 में, 26 में, ये क्वेश्चन उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा जितना कि आज की डेट में है, क्योंकि हर बार आपसे पूछा जा रहा है। और अगली वीडियो का आपको बता देती हूँ, जल्दी आपको देखने को मिलेगी। पढ़ने की विभिन्न विधियाँ आपको कराने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं सोनाली सिंह लेती हूँ आप सभी से अलविदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।